सुना है मैंने अभी अभी बिल गेट्स ने एक आर्टिकल लिखा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आकर के मनुष्य के जीवन को बर्बाद कर देगी, ऐसा भय चला है पूरे विश्व में। बड़े बड़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पैदा करने वाले या उसके ऊपर रिसर्च करने वाले कहते हैं कि खतरा है ये, तो उनको आर्टिकल लिखना पड़ा। नहीं नहीं, ऐसा होते रहता है, चैलेंजेस तो है लेकिन ये आने वाला है और हम सभी को इसी के साथ जीना है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, वो जीना है। इनको ये लिखना पड़ा, इस परिस्थिति में आ गए हैं। हमारे पास कुल मिलाकर के 27 साल है, उसमें इतना परिवर्तन आने वाला है। उस समय में इतनी तरक्की होने के बाद एक काम नहीं होगा, सिर्फ एक काम। नमस्ते, प्रणाम। आप सुन रहे हैं परम पूज्य गणिवर श्री वैराग्य रति विजय जी महाराज साहब को। सब कुछ शायद पूरी दुनिया को, जिसे हम ये आर्टिफिशियल या सिंथेटिक इंटेलिजेंस चला रहा होता है, उससे एक काम नहीं होगा कि वो अचेतन है, अचेतन ही रहेगा। वो चेतना के कोई काम नहीं हो सकेगा, वो चेतना को विकल्प नहीं हो सकेगा, उसके पास अनुभूति नहीं होगी, अनुभूति की पहचान होगी, उसका वो सेटअप करके देगा, उसका वो गणित करके देगा, लेकिन स्वयं की अनुभूति उसके पास नहीं होगी। 2050 में यदि मनुष्य की कोई भी विरासत होगी तो उसकी चेतना। और दो ही लोग जिनके पास क्रिएटिविटी है और जिनके पास ये चेतना का ज्ञान है, वो ही रिलेवेंट रहेंगे, उनके ही डिमांड रहेगी। यदि विश्व के पास चेतना का ज्ञान नहीं होगा तो क्या हो सकता है? दिस इज अ बिग क्वेश्चन। ये शायद सबसे बड़ा अहम प्रश्न है हमारे सामने कि अगर हमारी आने वाली अगली पीढ़ी इस परिस्थिति के साथ जन्म लेने वाली है, अगर उसके पास चेतना का ज्ञान नहीं रहा तो क्या होगा? चेतना का ज्ञान उस समय में नहीं रहेगा तो हमारा काम ये रहेगा कि उस समय आने वाली पीढ़ी को चेतना के विषय में यदि ज्ञान मिल जाए, वो पहले से ही चेतना के ज्ञान के बारे में जानती हो, तो शायद उस समय की पीढ़ी के लिए हम कुछ अच्छा करके जाएंगे। तो यदि हम कुछ जागरूक है तो हमारा भविष्य का कर्तव्य ये है, और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वी हैव टू चेंज अवर एजुकेशन सिस्टम, नॉट एजुकेशन। एजुकेशन का जो थिंकिंग है वही हमें बदलना पड़ेगा। आज एजुकेशन सिस्टम, पूरी एजुकेशन सिस्टम का एक ही सूत्र, एक ही केंद्रवर्ती विचार है, डेवलप योर माइंड, माइंड को डेवलप करो। लेकिन अभी के बाद यदि हमें एजुकेशन सिस्टम में परिवर्तन लाना हो तो उसका केंद्रीय सूत्र होगा आपकी आत्मा को डेवलप करो, चेतना को डेवलप करो, दिमाग अपने आप डेवलप हो जाएगा। तो आत्मा को, चेतना को सेंट्रलाइज करके एक एजुकेशन सिस्टम को हमें बनाना होगा, और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होगा चेतना के विषय में ज्ञान होना। और हम हमारे भारत का पिछले 5000 साल का इतिहास देखते हैं, भारत के पास प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं थी। इस भारत में पिछले हजारों सालों से रिसर्च चला आ रहा था। न भारत ने कभी आकाश में उपग्रह छोड़े, न बड़े बड़े वैज्ञानिक या भौतिक आविष्कार किए। तो 5000 साल में इस भारत का विश्व को प्रदान क्या रहा? भारत ने सबसे ज्यादा विचार चेतना के ऊपर किया, और जितना विचार भारत में चेतना के ऊपर हुआ है, विश्व में नहीं हुआ है। और भविष्य में आने वाली पीढ़ी जो अभी सोच रहे हैं, अभी बायो सेंट्रिक सिद्धांत सामने आया है, या तो अलग अलग प्रकार के लाइफस्टाइल के बारे में आते हैं, और जीवन को चलाने के चेतना के स्तर क्या होते हैं उसके बारे में स्टडी हो रहा है। वो सभी भारत की ओर देखते हैं कि भारत में चेतना के बारे में क्या क्या कहा गया है, और उसका गहराई से अभ्यास करना चाहिए, और वो कर रहे हैं। और हम हैं कि हमारे नजदीक में ही ये सब ज्ञान पड़ा है और हम उसको जानती तक नहीं है। तो शायद भौतिक प्रगति भारत ने नहीं करी है, लेकिन ये आध्यात्मिक प्रगति भारत के पास बहुत ही, और बहुत डीप थिंकिंग चेतना के बारे में भारत के पास है। और आने वाले भविष्य में वही काम आने वाला है। प्रश्न ये है कि ये सब ज्ञान कहां पर है? यदि 5000 साल तक भारत ने रिसर्च किया है
तो ये सब ज्ञान है कहां पर? तो ज्ञान को रहने की दो ही जगह, एक तो आदमी के दिमाग में रहता है और दूसरा रहता है उसने विचार को उसने कहीं उतार करके कहीं पर लिख करके दिया है, बस उसमें रहता है। तो आत्मा के विषय में आज तक भारत में, आत्मा के विषय में आज तक जैनिज्म में जितना भी चिंतन किया गया, उसको सेंट्रल में रख करके जितना भी चिंतन किया गया, उसी को हम कहते हैं श्रुत। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ श्रुत? पिछले कुछ सालों से ये पूना के अंदर ये शब्द बहुत फेमस हो गया है, श्रुत भवन, श्रुत भवन। तो लोग अब श्रुत की बात करने लगे हैं, लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ श्रुत? क्या होता है? श्रुत का सीधा मतलब है सुना हुआ, और सुन करके फिर यदि वो याद नहीं रख सकते हैं तो याद रखने के लिए लिखा हुआ। भारत का ये सर्वोत्तम ज्ञान, जैन धर्म का ये सर्वोत्तम ज्ञान हाथ से लिखे हुए हस्तप्रतों में या पांडुलिपियों में पड़ा हुआ है। तो आत्मा का ये ज्ञान पिछले हजारों सालों से लिख लिख करके हमारे तक पहुंचा है। तो आपको ये पता होगा ये ज्ञान आज किस हालात में है। जरूरी और महत्वपूर्ण ज्ञान जिसमें लिखा गया है उसके हालात आज ये है, वो या तो किसी कबाड़ी के हाथ में बेचे जाते हैं, कोई विदेशी उसके समझता है उसको उठा करके ले जाता है। और ऐसे ऐसे अनुभव मेरे आए हैं कि किसी के पास वो जरूरी नहीं लगा तो वो पूरा सालों से वैसे के पड़ा है, जाकर के या तो कबाड़ी को बेच देता है या तो जाकर के नदी में डाल देता है। ऐसी स्थिति में आज का ये ज्ञान पड़ा है जो भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। इसको हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। और आप ये जानते हो कि हमारे पास ऐसी शुद्ध ज्ञान की या तो भविष्य में जिसका बहुत उपयोग होने वाला है, चेतना सेंट्रिक ज्ञान की हमारे पास कितनी उपलब्धि है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाइए, यूनिवर्सिटी में जाकर के उसका जो सबसे बड़ी वैल्यूएशन होती है बिजनेस की भाषा में, किसके आधार पर होती है? जिस यूनिवर्सिटी के पास मूलभूत रिसर्च करके लिखे गए हुए पीएचडी के रिसर्च पेपर्स होते हैं, वो यूनिवर्सिटी ज्यादा वैल्यूएबल होती है, राइट? रिसर्च निबंध हो वो ज्यादा समृद्ध ज्ञान के क्षेत्र में कही जाती है। मैं आपको कहूं कि एक बड़ी यूनिवर्सिटी के पास मोर देन 30,000 ऐसे पीएचडी और डबल पीएचडी किए हुए निबंध है, उसको आप क्या दर्जा दोगे? एजुकेशन के सेक्टर में कोई हो तो उसको पता चलेगा क्या होगा उसकी वैल्यू। यस, तो ट्रिपल ए रेड उनको दोगे। आपको ये जान के खुशी हुई पिछले 26,000 साल में हमारे महाराज साहिबों ने आत्मा को या तो चेतना में ध्यान रख करके अलग अलग प्रकार के रिसर्च किए, और रिसर्च करने के बाद ऐसे पेपर्स लिखे, और उस पेपर्स का नाम आज की भाषा में उसे पेपर्स कहते हैं, हम उसको शास्त्र कहते हैं। जिसके पीछे लॉजिक हो, जिसके पीछे कुछ उपयोगिता हो, मानव समाज के लिए जो कोई काम आ सके, जिसमें कोई फिलॉसफी हो, जिसमें कोई क्रमबद्धता हो, ऐसी रचना उसको हम कहते हैं निबंध, उसी को हम कहते हैं शास्त्र। ऐसे 60,000 से 30,000 से ज्यादा शास्त्र हमारे पास है। मैं आपको एक ही शास्त्र का उदाहरण देता हूं। 14वीं शताब्दी में शायद आचार्य भगवान श्री रत्नशेखर सूर्य जी महाराज ने एक शास्त्र की रचना करी, उसका नाम है श्राद्ध विधि प्रकरण। उसके ऊपर उन्होंने कमेंट्री एक्सप्लेनेशन बनाया। उसका सब्जेक्ट क्या है? उसका सब्जेक्ट है सुबह आप उठे और रात को आप सोए, आपके जीवन के दिन के मिनट मिनट में आपको क्या क्या और कैसे कैसे करना चाहिए, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन उसमें दिया हुआ है। और आपको जानकर यह आश्चर्य होगा, आपको ब्रश कैसे, किस द्रव्य से, किस प्रकार करना चाहिए, इतना सारा डिटेलिंग उसमें है। आपको खाना चाहिए, आपका 9 बजे है, 9 बजे क्या करना चाहिए, 10 बजे क्या करना चाहिए,
आपको बिजनेस करना है, बिजनेस कैसे करना चाहिए, सोना है तो कैसे सोना चाहिए, मानो के सोए हैं और रात में नींद उड़ गई तो क्या करना चाहिए, ये पूरा डिस्क्रिप्शन इस शास्त्र में है। ऐसे तो अनेक शास्त्र जिसको हम लाइफ मैनेजमेंट कह सकते हैं, वो पूरा हमारे सामने रखा है। हर एक लाइफ के एस्पेक्ट में हमको जो उपयोगी आने वाला है वे सभी शास्त्र हमारे पास अवेलेबल है। और ये तो सिर्फ बात हुई संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश भाषा की। अगर हम वर्नाक्युलर लैंग्वेज ले, प्रांतीय भाषाओं में ले, तो प्रांतीय भाषाओं में जैन महामनीषियों ने 70,000 से ज्यादा शास्त्र बनाए हैं। हर एक चीज, हर एक आगम, उसका हर एक भाव, उसको स्तवन में कन्वर्ट कर दिया और आपके सामने रख लिया। आप गाते गाते तत्व ज्ञान पढ़ सकते हो, आप गाते गाते गा सकते हो आगमों का सार, आप गा सकते हो जीव विचार को, नव तत्वों को, कर्म ग्रंथ को समझ सकते हो। ऐसे शास्त्र बनाए हैं। और इतिहास ये कहता है पूरी गुजराती भाषा का जितना भी साहित्य रचा गया है उसमें 70% से ज्यादा जैन महाराज साहबों ने बनाया हुआ है। और सिर्फ उसका नोट करने के लिए मोहनलाल दलीचंद देसाई नाम के विद्वान ने काम किया और 10 भाग में वो बाहर आ गया। वो भी पूरा नहीं है, उसके बाद भी बहुत सारे शास्त्र पड़े हुए हैं। गुजरात की सरकार ने एक कोश, डिक्शनरी बनाई कि गुजराती भाषा में क्या क्या बना है। वो 70% जैन महाराज साहबों से भरा हुआ है। जगह जगह पर ये शास्त्र पड़े हैं, जगह जगह पर गांव में ये बिखरे पड़े हुए हैं और हमें ही पता नहीं कि हमारे पास क्या है। हम जाते हैं ऑक्सफोर्ड को, हार्वर्ड को, इधर और उधर। हमारे पास लाइफ से रिलेटेड ऐसी बहुत सारी ज्ञान संपदा है, लेकिन उसके हालात कुछ खराब है, उसको देखने वाला कोई नहीं है, आज तक उसकी संभाल करने वाला कोई नहीं था। तो उसके लिए हमें आगे आना चाहिए और उसके लिए कुछ करना चाहिए। अगर हमारी ज्ञान संपदा को बचाना है तो उसको बचाने के लिए हमें मेहनत करनी चाहिए। यदि आप आपकी आने वाली जनरेशन को एक अच्छा और सक्सेसफुल आदमी बनाना चाहते हो तो बाकी सब प्रयास छोड़ दो, हमारे ज्ञान को बचाने की कोशिश करो। क्या हालात है हमारे आज? 100 साल के पहले जैन समाज के, जैन संघ के पास छोटा सा भी संघ हो तो उसमें ज्ञान को सुरक्षित रखने की सुविधा रहती थी। ऐसे 1000 सेंटर्स थे और मोर देन 1 करोड़ से ज्यादा प्रत्यय थे। आज हालात है ये 20 लाख अवेलेबल है, केवल 20 लाख मैन्युस्क्रिप्ट हमारे पास अवेलेबल है। ये भी एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। अगर हमारा पॉपुलेशन हम सोचे 0.37% और हमारे पास 20 लाख है और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में बाकी का सब, भारत में जितने भी मैन्युस्क्रिप्ट्स है कुल मिलाकर के नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट के आंकड़े कहते हैं 1.5 करोड़ है, उसमें 20 लाख हमारे पास। ज्ञान की दृष्टि से हमारा संघ, हमारा समाज इतना संपन्न है, इतना ज्ञान हमारे पास है कि हमने उस ज्ञान को पैसे की तरह ताले चाबी में बंद करके रखा है, उसको बाहर नहीं लाते। तो यदि हमें भविष्य के लिए कुछ करना है तो हमें हमारे इस ज्ञान को बचाने की कोशिश करनी पड़ेगी। बस ये एक बात को नजर में रख करके शुद्ध भवन संशोधन केंद्र का आज से 11 साल पहले प्रारंभ हुआ। कुल 13-14 साल से मैं यहां पर हूं और ये काम धीरे धीरे चलता रहा और अभी ये लगा कि इस प्रवृत्ति का हमें विस्तार करना चाहिए। विस्तार का मतलब ये नहीं कि बड़ी जगह ले लो, बड़ा अच्छा सा बिल्डिंग बना दो, उसमें सब सुविधा पैदा कर दो। उसको डेप्थ में ले जाने के लिए और उसको बहुत अच्छी तरह से संभालने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। आज विश्व में सबसे ज्यादा मैन्युस्क्रिप्ट होने का गौरव लेने वाले जैन समाज और जैन संघ के पास मेरा ये सवाल है कि क्या आपके पास जैन मैन्युस्क्रिप्ट एसोसिएशन है? कोई एक सेंटर है जहां पर मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में पूरी जानकारी मिले? मैन्युस्क्रिप्ट्स के कैटलॉग के बारे में भी जानकारी नहीं है।
कहां पर कितनी मैन्युस्क्रिप्ट पड़ी है कुछ जानकारी नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी आए और उन्होंने नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट का प्रारंभ किया, तब से जाकर के कुछ जागृति आई, स्कैनिंग करना आया, लेकिन अभी भी वो पर्याप्त नहीं है। इस दिशा में हमें हमारी मैन्युस्क्रिप्टों को बचाना है, उसके सड़े हुए हालात को बचाना है। एक बोरे में भर भर के मैन्युस्क्रिप्ट रखी हुई है, उसको दीमक लग जाती है, जंतु खा जाते हैं, चिपक जाते हैं, पाउडर बन जाती है, फेंक देनी पड़ती है। ऐसे हालात में मैन्युस्क्रिप्ट पड़ी है। एक मैन्युस्क्रिप्ट खत्म हो जाती है तो एक तो कागज है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके साथ जो ज्ञान खत्म हो जाता है उसकी भरपाई हम कुछ कभी भी नहीं कर सकते हैं। एक मंदिर खत्म हो गया या गिर गया उसको वापस बनाया जा सकता है, लेकिन एक शास्त्र यदि खत्म हो गया तो उसको वापस बनाने का कोई हमारे पास उपाय नहीं है। सो वाई श्रुत भवन, इसका आंसर ये है, अगर हम पीढ़ी को बचाना चाहते हैं, अगर हम हमारी आत्मा को बचाना चाहते हैं, अगर हम हमारे ज्ञान को बचाना चाहते हैं, अगर हम ज्ञान का महत्व समझते हैं, 2600 साल से अपने खून और पानी को एक करके महाराज साहिबों ने जिस श्रुत की रक्षा करी उसको अगली पीढ़ी तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें ये काम प्राइमरीली, ये काम युद्ध के धोरण पे ये काम करना होगा। जहां भी श्रुत है उसको बचाना होगा, और दिस इज द गोल। पूरे विश्व में जहां भी जैन मैन्युस्क्रिप्ट है उसके बारे में एक जगह पर से माहिती मिले, ऐसा एक सर्विस सेंटर हमारे पास होना चाहिए। और जहां भी किसी को भी जैन धर्म के बारे में, मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में ऑथेंटिक माहिती चाहिए, वो ऑथेंटिक माहिती आपको मिल सके, ऐसा एक सेंटर खड़ा करने की भावना है। श्रुत भवन संशोधन केंद्र इसकी दिशा में ये पहला कदम था, जिसे हम पायलट प्रोजेक्ट कह सकते हैं कि अब हम ये बताने की स्थिति में है कि हम कुछ कर सकते हैं और हमारे में करने की ये क्षमता भी है। अब ये दूसरा चरण है, उस दूसरे चरण में इसको थोड़ा विश्व के लेवल के ऊपर ले जाना है, एंड देन तीसरा फेज तो आना अभी भी बाकी है, जहां पर एकमात्र विश्व का मैन्युस्क्रिप्ट सेंटर होगा, और वो न केवल जैनिज्म का तो होगा, पूरे भारत के इंडिक मैन्युस्क्रिप्ट का एक सेंटर हम बना पाए तो शायद हम वर्तमान पीढ़ी को और भविष्य में आने वाली पीढ़ी को हम एक बहुत ही अच्छी चीज और कुछ कॉन्क्रीट चीज देकर के जाएंगे। ये दायित्व हमारे ऊपर है।